वक्त भारतीय सेना को हथियारों की कमी पड़ गई थी। ये तो हमारे जवान थे जिन्होंने अपनी दिलेरी से दुश्मन को परास्त कर दिया था, लेकिन हर बार बार अपने जांबाजों को हम खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए भारत ने हाल के दिनों में अपनी सेना की हर रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारत ने कई योजनाएं बनाई, जिसमें स्वदेशीकरण से लेकर मेक इन इंडिया जैसे कदम उठाए गए। लेकिन इसके साथ ही भारत ने तात्कालिक तौर पर हथियारों की धड़ाधड़ खरीदारी भी की ताकि दुश्मन को वो कोई मौका ना दे। रक्षा खरीदारी में आई भारत की इस तेजी के बाद भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों खरीदार, जिसको लेकर आई है एक रिपोर्ट। पहले उसे देख लेते हैं। धरती हो या आकाश, समंदर हो या अंतरिक्ष, हर जगह है भारत की मौजूदगी। हर तरफ है भारत का जलवा, लेकिन इन सब के लिए भारत है दूसरों पर निर्भर। आखिर क्यों है भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार? क्योंकि भारत हर लिहाज से अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत नहीं चाहता कि वो कहीं से भी अपने दुश्मनों से कमजोर पड़े। इसलिए भारत ने पिछले 5 सालों में अपनी रक्षा जरूरतों को पूरी करने में जुटा हुआ है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तरफ वो लगातार अपने रक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने वाली कंपनियों को भारत में आकर ही हथियार बनाने के लिए डील भी कर रहा है। यही नहीं, कई मामलों में उसने निजी कंपनियों को भी इस सेक्टर में निवेश करने और अनुसंधान करने की छूट दे दी है। लेकिन इन सब के बीच पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद में जबरदस्त तेजी लाई है। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अपने रक्षा खरीदों में जबरदस्त निवेश किया है। इतना कि वो बन गया है दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार। दरअसल वैश्विक हथियारों की बिक्री पिछले 5 वर्षों में 1990 के बाद से शीर्ष पर पहुंच गई है और भारत इस सूची में पहले स्थान पर काबिज हो गया है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक बन चुका है। यानी विदेशों से भारत की हथियार खरीद चीन और पाकिस्तान से अधिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताजा रिपोर्ट में 2012 से 2016 के बीच दुनिया के कुल शस्त्र आयात में भारत की हिस्सेदारी 13% रही, जो सभी देशों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 से 2011 और 2012 से लेकर 2016 के बीच भारत का शस्त्र आयात 43% तक बढ़ गया है। पिछले 4 साल में उसकी वैश्विक खरीद उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों चीन और पाकिस्तान से कहीं अधिक रही। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को मजबूती देने के लिए कदम उठाए हैं। इस दौरान उसने अपनी मिसाइलों की क्षमता तो बढ़ाई और कई रक्षा उत्पादों को अपने दम पर विकसित भी किया, लेकिन जरूरत के छोटे सामान से लेकर फाइटर प्लेन्स की बड़े पैमाने पर खरीदी भी की। भारत ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मनों के सामने वो कहीं से भी कमजोर ना पड़े, क्योंकि अपने दम पर सभी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में अभी भारत को लंबा वक्त लगेगा। लिहाजा इस अवधि के दौरान जिन रक्षा जरूरतों की उसे जरूरत पड़ेगी, उसे उसने आयात के जरिए पूरा कर लिया है, ताकि दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम एक रक्षा एक्सपर्ट पीके सहगल के पास चलते हैं। रक्षा खरीद के मामले में आई सिप्री रिपोर्ट काफी कुछ बयां कर रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पीके सहगल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर सिप्री की इस रिपोर्ट के बाद किस तरह के कमेंट्स रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से आते हैं।
सहगल साहब, रक्षा हित के मामले में आई सिपरी रिपोर्ट काफी कुछ बयां कर रही है, इसे आप किस तरह देखते हैं? साफ तौर पे जो सिपरी की रिपोर्ट है सही रिपोर्ट है। हिंदुस्तान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है। इसकी कई वजह हैं जी। एक, हमने अपना डिफेंस प्रोडक्शन का बेस हिंदुस्तान में बनाया ही नहीं। मेक इन इंडिया तो अभी उछाला है पिछले 2.5-3 साल पहले। दूसरा, देश की चिंताएं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई हैं। देश के खिलाफ खतरा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। पहले केवल पाकिस्तान से खतरा था, फिर चीन से था, अभी कोल्यूसिव थ्रेट का खतरा है। चीन ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से लैंड बॉर्डर्स पे घेर लिया है, बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछा लिया इंडियन ओशन पर। फिर इंडियन ओशन जो हिंदुस्तान का बैकयार्ड गिना जाता था, चीन की बहुत बड़े पैमाने पर यहां प्रेजेंस नजर आ रही है। उसकी न्यूक्लियर सबमरीन जो है कोलंबो में आ गई, कराची में आ गई, गुदार में आ गई। इसके अलावा हिंदुस्तान का एक एग्रीमेंट है ऑयल एक्सप्लोरेशन, ईस्ट चाइना सी में वियतनाम के साथ चीन वहां भी आपत्ति कर रहा है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर हमारा जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से होकर आता है, लगभग 50% ट्रेड। तो अपने सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी अपने डिफेंड करना है। फिर बहुत बड़ा जो हमारा 90% जो ट्रेड है वो सी बोन है, वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी ट्रेन कर रहे हैं। फिर आप देखो 1984 के बोफर्स के इंडक्शन के बाद किसी प्रकार का कोई डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। तो बहुत बड़े पैमाने पर आपके यहां खामियां हो गई थी। एयरफोर्स के 44 स्क्वाड्रन के अगेंस्ट आपके पास 33 स्क्वाड्रन हैं, उसमें से भी 11 स्क्वाड्रन हैं जिनके जहाज 40 साल पुराने हैं, उनको रिटायर करने की आवश्यकता है। नेवी में आपके पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है जबकि चाइना के पास 8 है। आपके पास 13 डीजल सबमरीन है जिसमें 7 से 8 हैं जिनकी ऑपरेशनल लाइफ खत्म हो चुकी है। इसके अगेंस्ट चाइना के पास 68 है। फिर आप देखो कम से कम 1500 तोप आर्टिलरी तोपों की आवश्यकता है जिसको पूरा नहीं किया गया। आपके पास अल्ट्रा लाइट हाउसर चाहिए पहाड़ियों के लिए, वो नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, जबकि चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा लिया है, एक्सप्रेस रोडवेज और रेल लाइन के। तो आपको ऐसे हवाई जहाज इंडक्ट करने पड़े जो अगर जरूरत पड़े बिल्कुल तो जल्दी से आपके ट्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह और एक थिएटर से दूसरे थिएटर तक ले जा सके। आपको इंडक्ट करने पड़े हरकुलीज, ग्लोब मास्टर, स्टार लिफ्टर। फिर आपने देखा कि कारगिल युद्ध में जो हमारे हेलीकॉप्टर थे, अटैक हेलीकॉप्टर Mi-25 और B-35, उनमें दम ही नहीं था उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। हमारी तो लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर चीन पे हो सकती है, पूरा टेबल टॉप एरिया है, वहां टैंक्स ऑपरेट करने जा रहे हैं चाइना, हमने भी टैंक्स भेजे हैं। तो उनके टैंक्स को बर्बाद करने के लिए हम अपाची हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, फिर हम चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं जो अल्ट्रा लाइट हाउसर को एक जगह से दूसरा अंडरस्टैंड करके ले जाएंगे क्योंकि सड़कें नहीं है। फिर आप देखो 494 हेलीकॉप्टर्स तो आर्मी एविएशन के विच नीड इमीडिएट रिप्लेसमेंट में 40 साल से पुराने। सागल साहब, हमने रक्षा खरीदों में देश का इतना पैसा खर्च किया है, मानते ही ये अहम है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर क्या ये जरूरी था? फिर किसी भी समय किसी भी देश को, खास करके एक उभरती शक्ति को, आपके पास 45 दिन का वॉर वेस्टेज रेट होना चाहिए कम से कम इंटेंस का। अच्छा। और 30 डेज देर आफ्टर जी हमारे पास जो वॉर वेस्टेज रेट्स थे वो केवल 2 या 3 दिन के रह गए थे। इनको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर आपने रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से अभी सामान खरीदा है। तो मेकअप कि कम से कम 10 दिन का सामान तो हो, इंटेंस फाइट अगर दोनों के साथ लड़ाई होती है। इसके अलावा आपके पास अपने इन्फेंट्री सोल्जर के लिए और बाकी जो फौज के सोल्जर्स हैं उनके लिए सही प्रकार का पर्सनल वेपन नहीं है। आप उनको सही प्रकार का इक्विपमेंट नहीं दे पा रहे, सही प्रकार की बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, सही प्रकार के हेलमेट्स नहीं है, नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है, थर्मल इमेजर्स नहीं है, एप्रोप्रिएट रेडार्स नहीं है। फिर आप देखो कि आपका लगातार घुसपैठ होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। आप अपने बॉर्डर को पूरी प्रकार से सील नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, क्योंकि राइट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आपके पास है ही नहीं है। अभी आपने कोशिश की है कि मेक इन इंडिया को चालू किया जाए, क्योंकि अगर हम महाशक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं तो हम हमेशा हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते।
हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स है खुद पूरी करनी है अपने इंडक्शन के माध्यम से। लेकिन इसमें भी आपको बेस बनाने के लिए, इंडस्ट्री कायम करने के लिए, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। क्या हम खुद से इन्हें बनाने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? मेरा कहने का मतलब है स्वदेशीकरण का, खुद से विकसित करने के हथियारों को। के मुताबिक तो राशि बहुत कम खर्च कर रहे हो। जो इस साल का बजट है हमारा, जिसमें केवल 1.5% जीडीपी आपने एलोकेट किया डिफेंस का, 1947 से लेके 2017 तक का सबसे कमजोर डिफेंस बजट और सबसे कम एलोकेशन है। हमारी इकोनॉमी लगभग $2.98 ट्रिलियन है। चीन की इकोनॉमी लगभग इससे 4 गुना बड़ी है, $11 ट्रिलियन। वो फिर भी अपनी इकोनॉमी का 4 to 6% जीडीपी स्पेंड करता है। आपकी छोटी इकोनॉमी है तो आपका 1.5% जीडीपी तो बहुत कम है। हम $50 बिलियन डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, वो $200 बिलियन कर रहा है ट्रांसपेरेंटली, उसके अलावा खुफिया तौर पर और बड़े पैमाने पर। तो अगर आपने देश को सुरक्षित रखना है और ये यकीन करना है कि हम अपनी आपको, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, खास करके इंडो पैसिफिक एरिया, इंडियन ओशन और साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी, जो जहां पे हमको अपने आप को स्थापित करना है और अपनी ट्रेड को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित तो रख सके, उसके लिए कोई भी राशि जो है वो सफिशिएंट नहीं है। और अगर आप समझें कि 1.5 या 2,74,000 करोड़ जो एलोकेट किया है डिफेंस बजट में वो सफिशिएंट है मेरे मुताबिक। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिपोर्ट पर अपने विचार बताने के लिए कि ये क्यों अहम था, ये खरीदारी। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन बताएंगे आखिर क्यों भारत बन गया और कौन कौन से दूसरे देश हैं जो बड़े हथियार के खरीदार हैं दुनिया के। सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें हर महीने 500 रुपए की धनराशि गरीब परिवारों के महिला मुखिया के नाम सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसे अब 1000 रुपए किए जाने की योजना है। काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकार बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। लिव प्योर, इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। सुपर हीरोज की टीम ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम भी तुम्हारे जैसे हैं। शिव, खान, भोला, गंगा, प्रेगा केम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? मुझे लगा तुम खुश होगी। 100 बार तो बोल चुके ना मुझे तुम कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी यार। अच्छा चलो, प्रेगा केम निकालो। बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स। पीरियड में सोने पे आप गर्भवती है या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका। प्रेगा केम गर्भ अवस्था जांच किट। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब पढ़ो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खास पेशकश शक्तिमान भारत। तो ये बात साफ हो गई कि भारत अगर नंबर 1 हथियारों का खरीदार है तो इसके पीछे उसकी रक्षा जरूरतें हैं। वैसे सिप्री ने यह भी बताया है कि 1990 के बाद से दुनिया में ऐसे हालात पैदा होते गए कि हथियारों की होड़ लग गई। इसी वजह से रक्षा खरीद में तेजी आई है। आखिर वजह क्या है हथियारों की खरीदी के और क्यों भारत नंबर 1 बना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में बढ़ रही है हथियारों की मांग। हर देश खरीद रहा है जंग का सामान। हथियार बेचने वाले देश हो रहे हैं मालामाल, क्योंकि हथियारों की खरीदारी 1990 के बाद से तेजी से बढ़ी है।
हथियार निर्माता तमाम बड़े देशों के लिए दौर बेतहाशा मुनाफा कमाने का दौर रहा है और वो जमकर मुनाफा कमा भी रहे हैं, क्योंकि वो जब भी किसी एक देश को कोई हथियार बेचते हैं तो उस देश के दुश्मन देश को उस हथियार के जवाब में उससे भी मारक हथियार खरीदने की पेशकश कर डालते हैं। हथियार खरीदने की होड़ सबसे ज्यादा एशिया में देखने को मिली है और इसीलिए एशिया और पश्चिम एशिया दुनिया के उन तमाम देशों के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बना हुआ है जो हथियारों का कारोबार करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट में इस बात का खासतौर से उल्लेख किया गया है कि पिछले 5 साल में बड़े हथियारों का व्यापार तेज हो गया है। खासतौर से 1990 के शीत युद्ध के बाद से अपने चरम पर पहुंच गया है। इसके पीछे पश्चिम एशिया और एशिया में मांग में तेजी आना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर खाड़ी देश अपने अपने क्षेत्रों में युद्धरत हैं और ईरान के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण है। 2012 और 16 तक सऊदी अरब में हथियारों का आयात पिछले 5 साल की तुलना में 212% बढ़ गया है, जबकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होने से अपनी सैन्य शक्ति मजबूत की है। चूंकि चीन पूरे एशिया में प्रभुत्व जमा रहा और अरबों डॉलर पाकिस्तान में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिहाज से निवेश कर रहा है, इसलिए भारत ने अमेरिका और अन्य देशों से रक्षा सहयोग को मजबूत किया है। तीन तरफ से समुद्र से घिरौने और कई युद्ध को झेलने के साथ ही मुंबई हमले का सामना कर चुके भारत के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। यही वजह है कि अपने रक्षा बलों के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की योजना बना रहा भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दुनिया में 2004 के बाद हथियारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 साल की बिक्री का आंकड़ा तो शीत युद्ध की समाप्ति यानी 1990 के बाद सबसे अधिक पहुंच गया। और क्या है खास सिप्री की रिपोर्ट में, देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे शक्तिमान बन रहा है भारत। पिछले 5 सालों में सबसे अधिक 13% हथियार भारत ने खरीदे। चीन ने 4.5% और पाकिस्तान की हिस्सेदारी 3.2% की रही है और टॉप 10 खरीदारों में वो भी शामिल है। यानी कि दुनिया में जितने खरीदारी उसमें से भारत 13% का खरीदार अकेले है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की कुल आयात से ज्यादा खरीदारी की है। सिप्री के मुताबिक 2015 में 24.81 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए थे। इसमें टॉप 10 कंपनियों ने ही आधे से ज्यादा यानी 12.77 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। खुद लड़ाओ खुद कमाओ यानी कि दूसरों को लड़ाओ खुद कमाओ, ये धंधे पर चल रहा है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, उसने करीब 2,40,000 करोड़ के सामान बेचे, रक्षा सामान। बोइंग जो कि अमेरिकी कंपनी है वो भी ऐसी है। तो दुनिया के आपूर्ति करता ये देश है। सबसे ज्यादा भारत ने रूस से खरीदारी की है। 68% हथियार भारत ने रूस से ही खरीदे हैं। तो ये खास बात आप जान पा रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है भारत के अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि हाल के दिनों में फ्रांस और इजरायल से भी भारत के रक्षा सौदे काफी बड़े हैं। कितने अमेरिकी हथियार खरीदे भारत ने, दिखा रहे हैं आपको। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने भारत की रक्षा खरीदी का आंकड़ा पेश किया है। 2008 से 2015 के बीच भारत ने रक्षा खरीदी पर 2,27,000 करोड़ खर्च किए हैं। 2008 में अमेरिका से 6 C-130J कार्गो विमान भी खरीदे थे। तो बड़ी खरीदारी भारत ने किए हैं और भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार। हालांकि परसेंटेज के मामले में दुबई यूएई सबसे ऊपर है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से बेतहाशा खर्च किए रक्षा खरीद में, वो समझा जा सकता है कि भारत के पास आसपास कितने दुश्मन है। उनसे बचने के लिए भारत को खरीदारी ही करना था। हालांकि भारत विकास भी करा मेक इन इंडिया के तहत। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
वक्त हो चला है 5 मिनट 20 खबरों को देखने का। यूपी में चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। चौथे चरण में करीब 60% मतदान हुआ है, करीब 65.5% का मतदान हुआ है। चौथे चरण में यूपी के 12 जिलों के 53 सीटों पर 680 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के गुजरात के गधे वाले बयान पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। पीएम ने गधे को बताया प्रेरणादायक पशु। पीएम ने कहा लोकतंत्र में आलोचनाओं का होना चाहिए सम्मान। पीएम ने कहा मैं गर्व से गधे से प्रेरणा लेता हूं और देश के लिए गधे की तरह काम करना चाहता हूं। 1.25 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। गधा वफादार होता है, उसे जो काम दिया जाता है वो हर हाल में पूरा करता है। यूपी के बलरामपुर में अखिलेश यादव की चुनावी रैली में अखिलेश ने कहा सपा करेगी यूपी में विकास। अखिलेश ने आगे कहा हमारी सरकार महिलाओं को दे रही है 500 रुपए समाजवादी पेंशन। दोबारा सरकार में तो पेंशन होगी 1000 रुपए। बीएमसी चुनाव की 227 सीटों पर घोषित नतीजे। चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी। 81 सीटें जीतकर बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। शिवसेना ने लहराया परचम। 84 सीटों पर किया कब्जा। बीएमसी चुनाव में नहीं मिला किसी को पूर्ण बहुमत। चुनाव में कांग्रेस को लगा करारा झटका। कांग्रेस को मिली कुल 30 सीटें। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने दिया इस हार के बाद इस्तीफा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद इस्तीफों का सिलसिला शुरू। अपने क्षेत्र बीड जिले से पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी ने इस्तीफा किया नामंजूर। नतीजों के बाद अब मेयर को लेकर खींचतान शुरू। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा मुंबई में मेयर शिवसेना की होगा, उनकी है सबसे बड़ी पार्टी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से ऐसा परिणाम आया। अमित शाह के कसाब वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पलटवार। कहा अमित शाह से बड़ा कोई कसाब नहीं हो सकता। मायावती अम्बेडकर नगर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची थी। गौरतलब है कि अमित शाह ने एक रैली को दौरान सपा बसपा और कांग्रेस को मिलाकर कहा था ये मिलकर है कसाब। 1984 के दंगों के मामले में कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का भी आदेश। कोर्ट ने यह टेस्ट 16 मार्च को कराने के लिए दिया निर्देश। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में 2 छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प। वामपंथी छात्र संगठन ने पुलिस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। छात्र संगठन ने की मारपीट करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुजरात के फाइनेंसर किशोर भजियावाला की 1,02,16,000 की संपत्ति अटैच की। यह कार्रवाई पीएमएल केस के तहत की गई है। ईडी ने इसी साल जनवरी में किशोर को किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सेना पर किया हमला। इस हमले में 4 जवान शहीद जबकि 1 महिला की मौत। साथ ही क्रॉस फायरिंग दौरान सेना के 7 जवान गोलियां लगने से हुए घायल। पाकिस्तान में लाहौर के डिफेंस इलाके में धमाका। धमाके में आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। जिस इलाके में धमाका हो वहां काफी व्यस्त एरिया और बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे। वहां नासा ने के अंतरिक्ष में पृथ्वी के आकार जैसे 7 नए ग्रहों की खोज। इन 7 ग्रहों पर पानी और जीवन की प्रबल संभावनाएं जताई। 7 ग्रह 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। एक तारे की करते हैं परिक्रमा। कार्रवाई सत्र में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ने 29,000 का आंकड़ा पार किया। सितंबर 2016 के बाद पहली बार सेंसेक्स ने इस स्तर को पार किया है। वहीं इस तेजी के बीच बैंक निफ्टी ने 21,000 का स्तर पार कर लिया। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से महज 40 अंक दूर है। फिल्म जॉली एलएलबी के निर्माताओं ने फिल्म की अगला सीक्वल जॉली एलएलबी 3 बनाने का ऐलान कर दिया है। जॉली एलएलबी 2 की सक्सेस पार्टी में निर्माताओं ने यह ऐलान किया। रिलीज से पहले रंगून फिल्म में कटे 70 सीन दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित है। फिल्म रंगून और रिलीज से पहले 70 शॉट सेंसर बोर्ड ने हटाए। इस बदलाव से करीब 13 मिनट कम हो गई है फिल्म की अवधि। और बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन उमेश यादव ने 4 विकेटों की बदौलत भारत की स्थिति मजबूत की। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर बनाए केवल 256 रन। मेहमान टीम के मैट रेनशॉ 68 रनों की पारी खेली। और उमेश यादव के अलावा आर अश्विन और रविंद्र जडेजा 2-2 विकेट लेने में कामयाब। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक मेले को राजिम कुंभ का स्वरूप दिया गया वर्ष 2006 में। साधु संतों और आध्यात्मिक लाखों लोगों का समागम, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नागा साधुओं का शौर्य प्रदर्शन और संगीत की सुरलहरियां। त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति। त्रिवेणी संगम पर 10 से 24 फरवरी तक राजिम महाकुंभ कल्प 2017 का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ शासन, धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दी। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। तुम प्रेगा केम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? मुझे लगा तुम खुश होगी। 100 बार तो बोल चुके ना मुझे तुम कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी यार। अच्छा चलो, प्रेगा केम निकालो। बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स। पीरियड में सोने पे आप गर्भवती हैं या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका, प्रेगा केम गर्भ अवस्था जांच किट। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब भी पढ़ो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और अध्याय 4 यूपी का समाप्त हो चुका है। इस खास शो में आज हम बात करेंगे यूपी के महासंग्राम के चौथे अध्याय की समाप्ति पर। 7 अध्याय के साथ अब यूपी का महासंग्राम तैयार हो चुका है, क्योंकि 4 चरण आज समाप्त हो गए हैं। इस महासंग्राम में अब 3 अध्याय बाकी हैं। सूरज के ढलने के साथ ही आज का चौथा अध्याय समाप्त हो गया है और 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर मतदान आज हुआ। इस चौथे अध्याय की समाप्ति पर 1,84,00,000 मतदाताओं ने अपने मतों की आहुति दी है। तो आज चौथा दौर भी खत्म हो गया है और लगभग जो भी पार्टियां हैं वो ये समझ चुकी होंगी कि उनकी स्थिति 11 मार्च को क्या होने वाली है। लेकिन चौथे दौर की बात करें तो 12 जिलों में मतदान हुआ है 53 सीटों पर। इसमें बुंदेलखंड की सीटें भी शामिल थी। और अगर हम यहाँ वोटिंग की बात करें तो इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई है। करीब 65% मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के महासमर में अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुका है। प्रदेश के 73 जिलों में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। महासंग्राम के 4 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। यूपी की जनता 17वीं विधानसभा का गठन करने के लिए काफी उत्साहित है। इस बार के चुनाव की तस्वीर बेहद अलग है, जहां एक तरफ बीजेपी और बीएसपी मैदान में जीत की आस लगाए विरोधियों की रणनीति में नजर गड़ाए बैठी है, तो वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव है, चुनाव में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन इस बार का चुनाव जहां अखिलेश की साख से जुड़ा हुआ है, तो वहीं वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 17वें गठन के लिए 403 विधानसभा के 73 जिलों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की साख दांव पर लगी है। ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके वादे और किसके दावों पर भरोसा करती है।
हालांकि चुनाव और रोचक जब हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र